चलिए देखिए, आज का जो पूरा क्लास होगा अपना वो इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक है कि इस आईआईटी जैम का जो आपका कोर्स नया स्टार्ट हो रहा है 2024 के लिए, इसमें क्या क्या किस तरह से आपको पढ़ना है ना, हम किस तरह से आपको पढ़ाएंगे, किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सिलेबस में आपके क्या क्या हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ आपकी किस तरह से होंगी, असाइनमेंट शीट आपको कैसे मिलेंगी। ठीक है, आईआईटी जैम, जेस्ट, टीएफआर, ठीक है, उनका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी आज की क्लास में। ठीक है, क्योंकि जब तक आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर पैटर्न आपको नहीं पता है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किस तरह से रिवीजन करना है, वो सब नहीं पता है, तो आप एक अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए या ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए कुछ फीचर्स मैं बता रहा हूँ ना, कोर्स फीचर्स। कोर्स फीचर्स जो भी आपका नोट करने का है वो आप नोट कर लीजिएगा। कोर्स फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन लाइव क्लास होगी, ऑनलाइन लाइव क्लास वो ओनली एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु, एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु। इसके एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, चाहे आप लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे हो, इस पे एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड, तुम्हारे पास ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लाइव या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, इन्हीं लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड क्लासेस आपके सेम डे, ठीक है, इवनिंग तक एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो इन क्लासेस को आप लाइव भी एक्सेस कर सकते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। ये ओनली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, ऑफलाइन के लिए नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन में आप आइए, अगर आप कभी क्लासेस मिस कर देते हैं तो आपका उसका रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड आपके पास में तीसरा रहेगा कि डाउट सेशन कैसे रहेगा आपका। आपको जो भी डाउट्स आते हैं, ठीक है, वो किस तरह से सोल्व होंगे। तो इसके 3 तरीके हैं। पहली चीज़, एक तो आप लाइव में ही अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं, जो लाइव क्लासेस चल रही है आप उसमें ही अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, आपका आईआईटी जैम का एक अलग से ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पे, आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तीसरा, आप मुझे पर्सनल भी सेंड कर सकते हैं, पर्सनल भी मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस जैसे आपकी चलेंगी तो आप वैसे वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, 4th नंबर आपके पास में है आपका असाइनमेंट शीट्स कैसे क्या रहेगा। आपका असाइनमेंट शीट्स, ठीक है। तो असाइनमेंट शीट्स में हम आपको आईआईटी जैम, जेस्ट और टीआईएफआर तीनों के लिए अलग अलग असाइनमेंट शीट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास में कुछ PYQs होंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे, साथ में कुछ न्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस। अच्छा, ये असाइनमेंट शीट आपको कब मिलेगी? जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसके फर्स्ट वीक में आपको असाइनमेंट शीट मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, क्या आपको DPS मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट? ये आपको नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न है ना, हम कभी DPS प्रोवाइड नहीं करवाते, बिकॉज जो टॉपिक, जैसे DPS का मतलब पता है, टॉपिक वाइज तुम्हारे पास में डेली प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज जो सेट होते हैं, तो जो टॉपिक आपको करवाए जाएंगे यहाँ पे क्लास में, उसी से रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लास में ही करवा देंगे। ठीक है, क्लास में ही करवा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1-2 क्वेश्चन करवाए फिर आपको लिए होमवर्क दे दिया कि चलो 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये DPS है आज की, तो आप इसको सोल्व करके लाइए, है ना। उसमें होगा क्या, आप 1 दिन 2 दिन करेंगे, उसके बाद में नहीं करेंगे। ठीक है, दैट्स वाई हम जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी होती है वो हम क्लास में ही करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। हाँ, आपको अगर सोल्व करना है घर से तो आप, जैसे मैं क्लास के दौरान ही दूंगा क्वेश्चन कि ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना, तो एक तरह से वो आपके लिए DPS हो जाएगा, वो वहाँ पे लिखवाऊंगा मैं, और साथ में जो असाइनमेंट शीट आपका होगा ना वो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी ये भी कंप्लीट क्लास में ही सोल्व करवाई जाएगी आपसे। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टेस्ट का। ठीक है ना, कौन सा नंबर है देख लीजिएगा।
आपका टेस्ट सीरीज़ का कैसा रहेगा, टेस्ट सीरीज़ का कैसे रहेगा। तो देखो टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या होगा, आपका वीकली टेस्ट होगा, एवरी वीक आपका टेस्ट होगा, और एवरी वीक में भी कोशिश रहेगी कि हर सैटरडे को आपका टेस्ट हो, शनिवार को टेस्ट हो, क्योंकि क्लासेस जो लगेगी ना आपकी, क्लासेस 5 डेज क्लासेस होगी, 5 डेज क्लासेस, ठीक है। 5 डेज क्लासेस में तुम्हारे पास मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी, शनिवार को सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपने जो 5 दिन में जो टॉपिक्स पढ़े उन्हीं का ही आपका टेस्ट होगा, और कोशिश ये रहेगी कि सेम डे शनिवार को ही आपको उसके सॉल्यूशंस में मिल जाए, जिससे आप टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो सॉल्यूशंस आप सेम टाइमिंग में वो सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, ठीक है। और संडे आपका पूरी तरह ऑफ रहेगा, ठीक है ना, अभी के लिए ऑफ रहेगा, आगे जब एग्जाम टाइम पे हो सकता है संडे को भी आपको बुलाएं, लेकिन अभी के लिए आपका संडे पूरी तरह ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट सीरीज का रहेगा। इसके अलावा जो हमारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कौन सा, IIT जैम और DU, ठीक है, इनके लिए आपको इसी कोर्स के अंदर इंक्लूड रहेगा, वो आपको इसमें कंप्लीट मिलेगा। उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स है आपके, है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक्स, ठीक है, वो बिल्कुल डिटेल के अंदर होंगे, मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और भी तुम्हारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सबके लिए बिल्कुल सेम क्राइटेरिया अपनाएंगे, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि BSc में उनको इतना पता ही नहीं होता है कि किस तरह से प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IIT जैम का एग्ज़ाम एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है IIT में पहुँचना। तो उसमें पहुँचने के 3 तुम्हारे पास में तरीके होते हैं पहुँचने के। पहला, आप जो है 12th के बाद में IIT JEE का एग्ज़ाम दीजिएगा, जिससे आपको BTech के लिए, MTech के लिए एडमिशन्स मिलते हैं। दूसरा, आप BSc के बाद में IIT जैम का एग्ज़ाम दीजिएगा, जिससे आपको MSc या इंटीग्रेटेड PhD के लिए एडमिशन मिलता है। और तीसरा, आप आफ्टर MSc एग्ज़ाम दीजिएगा, गेट का, नेट का, उससे को क्वालिफाई करने के बाद में आपको PhD में IITs में एडमिशन मिलता है, ठीक है। और इन तीनों में से जो सबसे आसान तरीका है वो है IIT जैम एग्ज़ाम, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जाता है, और कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद जस्ट आप IIT में पहुंच सकते हैं, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी उसके लिए लाने होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, ठीक है। इसको मतलब एक तरह से सीरियस होकर लेना, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, अपना कट ऑफ तो 25 नंबर 26 नंबर ही जाती है 100 में से, तो आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीरियस होकर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करोगे, बहुत अच्छी रैंक के साथ में। कोशिश यही रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे नोट्स में से ही आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो लिखो हाउ टू प्रिपेयर। अब देखो प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, ठीक है ना, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो पहली चीज, फ्रॉम द फर्स्ट डे बी सीरियस, मतलब बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है यस पहले दिन आपने पढ़ लिया, हाँ पहले दिन बिल्कुल सीरियस होकर पढ़े, और उसके बाद में ठीक है 2 दिन में वापस से ऐसे हो गए फिर सीरियस हो गए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। मतलब इसमें भी तुम्हारी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तभी इन एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले डे, फर्स्ट डे से ही आपको बिल्कुल सीरियस होना है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है IIT में पहुँचना, ठीक है। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उस तरह से अपने को उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, तुम्हारे पास में जो भी हम यहां पे बताएंगे आपको कंसेप्ट, ठीक है, तो ट्राई टू क्लियर एवरी डाउट्स,
जितने भी आपको डाउट्स आते हैं वो सब क्लियर करने हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल कंसेप्ट्स। देखो दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक तो कंसेप्ट क्लियर करना प्लस दूसरा लर्निंग, ठीक है। अगर आप ये दो चीजें लेके चले ना, देखो कंसेप्ट्स क्लियर जो कि क्लास लेने से होगा, और लर्निंग कैसे होगा, तुम्हें बार बार रिवीजन करने से। अगर आप ये दो चीजें साथ में लेके चलोगे तो आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में हर एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे, ठीक है। आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लास लेना तो जरूरी है ही, आपको क्लासेस तो मिस करनी ही नहीं है किसी भी हालत में। और इसके अलावा तुम्हारे पास में आपको लर्निंग भी है, रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन साथ के साथ में नहीं करते रहे तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम, ठीक है, आप क्लास में कंसेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो गए, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या आपको चीजें याद भी तो रखनी पड़ेगी ना। तो लर्निंग एंड कंसेप्ट क्लियर करना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम में आएंगी। थर्ड कि आपको कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, है ना। नोट्स को प्रिपेयर कैसे करने हैं, तो पहली दो तरह के आपके नोट्स बनेंगे। पहले नोट्स आपके होंगे कि कंप्लीट नोट्स, जिसको मैं बोलूंगा कंप्लीट नोट्स, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, क्योंकि IIT JAM का इंग्लिश में है और हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, इसी लैंग्वेज में सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन होंगी, ठीक है। लेकिन साथ में जो मैं चीज़ें बोलूँगा वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखूँगा। आप सोचिए, जो पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है उसमें मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, तो जो टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे उसमें तो लिखेंगे ही, ठीक है। तो आप साथ के साथ में जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट नोट्स में होनी चाहिए। तो एक नोट्स तो आपके ये होंगे, ऐसे नोट्स आपकी कम से कम भी 8 से 9, है ना, ये 8 से 9 कॉपीज भर जाएंगे भाई, है ना। 8 से 9 नोट्स बन जाएंगे, मैं ऐसे बोलूं, बाइंडिंग आपके पास में 8 से 9 हो जाएगी। अब एग्जाम में आपको रिवीजन करना है, 8वीं 9वीं जो भी नोट्स आपके पास में है इनका रिवीजन करना है, तो 2 दिन 3 दिन पहले आप कभी नहीं पढ़ सकते। तो इनको पढ़ने के लिए क्या होने चाहिए आपके पास में, शॉर्ट नोट्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल साथ में ही बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि चलो 2 लेक्चर 3 लेक्चर के एक साथ शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आज का लेक्चर लिया, आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, वो आपको शॉर्ट नोट्स पे लिखना है। कहने का मतलब 8 से 9 नोट्स इसके बनेंगे कंप्लीट नोट्स के, और एक कॉपी ऐसी होगी जो कि आपकी शॉर्ट नोट्स की बनेगी। इस एक कॉपी में पूरे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे कवर होंगे। एग्जाम टाइम पे आपके यही काम में आएंगे, ये काम में नहीं आएंगे। पूरे साल आपके ये काम में आएंगे, एग्जाम टाइम में आपकी ये काम आएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ड्यूरिंग क्लासेस में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, फोर्थ मैं बता रहा हूं कि हाउ टू प्रिपरेशन, एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। कि आपके जितने भी टेस्ट हो, ठीक है ना, चाहे क्लास टेस्ट में, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, चाहे फुल मॉक टेस्ट हो, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है भाई, ठीक है। जितने भी टेस्ट हो, भले ही आपका प्रिपरेशन हो या ना हो, और प्रिपरेशन करके ही आना है, ठीक है। आपको सभी टेस्ट देने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये कन्फ्यूज़न होगा या ये चीज़ें होती होगी कि सर हमारे तो BSc चल रही है अभी, कभी बीच में एग्जाम आ जाते हैं। तो देखो आपका क्लासेस का टाइमिंग जो है ना, वो लगभग हम 3 बजे से रखेंगे, है ना, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास रखेंगे, जिससे आपका कॉलेज में भी प्रॉब्लम ना हो और यहाँ पे भी आपका कंप्लीट चीज़ें हो जाएं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग लगभग 10 दिन आपका यही चलेगा टाइम, उसके बाद में आपका टाइम मैनेज कर देंगे, ठीक है ना। तो टेस्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। असाइनमेंट शीट आपके पास जो देंगे ना हम, असाइनमेंट शीट्स, ठीक है, वो असाइनमेंट शीट्स आपके पास में कंप्लीट सोल्व करनी होनी चाहिए, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। जब असाइनमेंट शीट आपको देंगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट आपका सोल्व होना चाहिए। इसके अलावा जो PYQs है, जो PYQs है वो आपके पास में बिल्कुल कंप्लीट कंसेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए, कंप्लीट आपके सोल्व होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें, और साथ में मैं बोलूं यहां पे नोट्स
आपने जो नोट्स बनाए हैं वो भी आपके साथ कंप्लीट रिवीजन होने चाहिए। अगर आप ये चीज़ें साथ में कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से हर एग्ज़ाम अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा भाई, है ना, इनके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। और देखो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये सब्जेक्टिव फिजिक्स है। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको हैबिट डलवाऊंगा कि आप फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ना, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो स्टार्टिंग के लगभग 10 से 15 दिन आपको यही सिखाया जाएगा कि क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे करना है। और फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन, देखो फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर आप एक बार उसको पढ़ोगे और तुम चाहो एक ही बार में उसको सब कुछ मैं याद कर लूँ, समझ लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है, कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिल्कुल केयरफुली उसका रीड करो, पढ़ो, उसको समझो, क्या गिवन है वो लिखो, क्या कैलकुलेट करना है वो लिखो, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अप्रोच करना भी आपको बताया जाएगा किस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना ड्यूरिंग क्लासेस चलेगा। साथ में क्या होगा तुम्हारा, अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, और इसको इस तरह से इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इस तरह से स्टडी करवाया जाएगा कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचेगा जो आपसे ना हो। ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारा। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाता है, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स आ जाता है। ठीक है, ये सारे इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आते हैं आपके। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है ना, तो ये मॉडर्न फिजिक्स अपन स्टार्ट करेंगे, लगभग 2 वीक तक आपका मॉडर्न फिजिक्स ही चलेगा। उसके बाद 2 वीक के बाद में मॉडर्न फिजिक्स के साथ में कंप्लीट नहीं होगा 2 वीक में, 14 डेज में कंप्लीट नहीं होगा ये, क्योंकि 14 डेज नहीं, अब मैं 10 डेज ही बोलूँगा क्योंकि 1 वीक में अपनी 5 क्लासेज ही होंगी। तो मॉडर्न फिजिक्स के साथ में हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एंड वेव एंड ऑसिलेशन, वेव एंड ऑसिलेशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी हम साथ में इसमें स्टार्ट करेंगे लगभग आफ्टर 14 डेज, 2 वीक बाद में। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके पैरेलली चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए ये आपका रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, मैंने बोला किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो लिख लीजिएगा इसके अंदर, IIT JAM एग्जाम पैटर्न, IIT JAM एग्जाम पैटर्न। देखो हम यहां पे आपको तीनों, है ना, IIT JAM, JAST एंड TIFR, तीनों के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं ये तो लिखना ही लिखना है आपको। इधर लिख लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनका टाइप क्या रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इधर लिख लीजिएगा आप मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स के होंगे वो, और इधर लिख लीजिएगा आप नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, उनकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है भाई, चलिए कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, सबसे पहले देखो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, इसके लिए आपका जो पूरा पेपर पैटर्न है ना, ये एग्जाम पैटर्न है, ये पूरा जो पेपर आता है ये 3 सेक्शन में आता है। कितने सेक्शन में, 3 सेक्शन में। तो सेक्शन ए जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 होंगे, 30 क्वेश्चंस आते हैं भाई सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, 30 में से जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो MCQs होंगे। MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे हर क्वेश्चंस के, और 4 में से एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और इन 30 में से आपके पास, इन 30 में से 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 1 नंबर के होंगे, और 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। ये लीजिएगा,
20 क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जो कि 2 नंबर के होंगे। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव मार्क की बात करता हूं, नेगेटिव मार्किंग की, तो जो 10 वाला है, मतलब जो 10 क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो सीधी सी बात है, अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/3, और इसमें अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो कितना हो जाएगा, -2/3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन बी। नोट कर लीजिए भाई, ये दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की क्लास में बस यही है कि आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सेक्शन ए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, और ये चीज़ें आज ही नहीं रहनी चाहिए, पूरे साल आपके चलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है, इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं भाई, है ना, 10 क्वेश्चंस आते हैं। और इनका जो टाइप होता है वो होता है MSQ। इनका जो टाइप होता है MSQ। MSQ का मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस। MSQ का मतलब होता है कि आपको जो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड MSQ। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पास में 2 मार्क्स का होता है, तो सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, तो सेक्शन बी आपके पास में है, वो MSQs आते हैं, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन सारे होते हैं NAT टाइप के, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के। ठीक है, इन 20 में से पहले 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर हो गया। दूसरे 10 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, मतलब 40 नंबर हो गया, नहीं मतलब 20 नंबर हो गया, 20 नंबर, सॉरी यहाँ पे भी 10 नंबर आएगा, 10 और यहाँ पे 20, ये ठीक है, 10 गुना 20, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम्हारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में IIT JAM का एग्जाम पैटर्न होता है। इसमें देखो अब टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस आपके पास हो गए 30, 50, 60, 60 क्वेश्चंस आपके पास टोटल हो गए। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स आपके हो गए 20, 10, 30, 20, 50, 50, 100, 100 मार्क्स का तुम्हारे पास पेपर होगा। ठीक है, और टाइम कितना होगा तुम्हारे पास में, 3 आवर्स का होगा, और CBT एग्जाम होगा, है ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसमें, कि आप जो 3 एग्जाम देने वाले हैं ना, IIT JAM, JEST और TFR, तीनों में केवल फिजिक्स आती है, कोई जनरल एप्टीट्यूड नहीं आता। जैसे नेट का एग्जाम होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम दोगे तो 25 क्वेश्चन तुम्हारे पास में क्या आएंगे, इंग्लिश के, जनरल अवेयरेंस के, ठीक है, रीजनिंग के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी कई एग्जाम्स में ऐसा होता है, लेकिन IIT JAM, JEST, TFR, ये तीनों एग्जाम ऐसे हैं कि आपको ओनली फिजिक्स पढ़ना है इसके लिए। ठीक है, फिजिक्स आपने अच्छी कर ली तो आपका फ्यूचर बन जाएगा भाई। आप MSc और PhD बहुत अच्छी IIT से, IISc बेंगलोर से, TFR बॉम्बे से, IJR से, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फोकस पूरा होना चाहिए फिजिक्स के ऊपर। तो ये आपका पूरा IIT JAM का एग्जाम पैटर्न है। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए आप, IIT JAM एग्जाम पैटर्न, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। देखो IIT JAM में होता क्या है तुम्हारे पास, IIT JAM का स्टूडेंट तैयारी क्यों करते हैं, सीधी सी बात है, आफ्टर BSc अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको IITs मिल जाए, NITs मिल जाए, ठीक है, या फिर अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए मेनली एग्जाम कंडक्ट होता है IIT JAM का। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, सब क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर JEST, एग्जाम पैटर्न फॉर JEST। एग्जाम पैटर्न फॉर JEST, एग्जाम पैटर्न फॉर JEST। JEST के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई, ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, JEST में तुम्हारे पास 2 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं,
एक तो MCQs एंड दूसरे NAT, ये दो ही तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं। वही तुम्हारे पास 100 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, और साथ में वही तुम्हारे पास में 3 आवर्स होंगे, 3 आवर्स होंगे, ये लीजिए वही तुम्हारे पास में CBT एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें भी लिख लो, वैसे ही लिख लो इसके अंदर भी, इधर लिख लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड लिख लीजिएगा मार्क्स, फोर्थ लिख लीजिएगा नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। जो आपका जेस्ट का एग्जाम होता है ये भी तुम्हारे पास 3 सेक्शन में आता है भाई, ठीक है। तो लिख लीजिएगा सेक्शन ए, सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होगा आपके पास में 25 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा MCQs, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और मार्क्स एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा, तो सीधी सी बात है 25 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग वही तुम्हारे पास में 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, कहने का मतलब -1/3, -1/3, -1/3, ठीक है। चलिए सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में होता क्या है भाई तुम्हारे पास, सेक्शन बी, सेक्शन बी में तुम्हारे पास टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं। इनका भी टाइप क्या होता है MCQs, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपको टिक करना है, एक ही ऑप्शन सही होगा। और इसका टोटल एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो हो गया 45, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कितना होगा इसका -1, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका -1 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास में 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसका टाइप होगा NAT टाइप का, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास वही 3 नंबर का होगा, तो 30 हो गया तुम्हारे पास में। और नेगेटिव मार्किंग नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन सी में तुम्हारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है भाई। तो देखो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस 50, और टोटल मार्क्स कितने हो गए 100 मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स आपके पास में हो गए 100। और सबसे बड़ी बात, जेस्ट का जो एग्जाम होता है इसमें थोड़े से क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल के आते हैं, है ना। IIT जैम में क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, जेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं, तो वो एडवांस टॉपिक भी आपको पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये बैच जो है वो IIT जैम, जेस्ट और TFR तीनों के लिए है। तो जो एडवांस टॉपिक होंगे वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका है, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए भाई। जेस्ट होता है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो जेस्ट के थ्रू आपको अगर MSc या इंटीग्रेटेड PhD के लिए एडमिशन लेना है तो बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IISc बेंगलोर हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास में आइजर भोपाल हो गया, आइजर मोहाली हो गया, आइजर पुणे हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएंगे। बहुत सारे आइजर्स हैं, NITs हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपको एडमिशन मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर TIFR, है ना। नेक्स्ट है TIFR, TIFR एग्जाम पैटर्न ऑफ TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये एग्जाम जो है साथ में ही होता है फॉर इंटीग्रेटेड PhD एंड फॉर PhD स्टूडेंट। तो आप किसके लिए दोगे, इंटीग्रेटेड PhD के लिए दोगे, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम हर साल तुम्हारे पास दिसंबर में लगता है। तो सबसे पहले इसका पैटर्न आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न में आपके पास ओनली एक ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दैट इज MCQ। पहले इसमें भी तुम्हारे पास में आते थे NAT वगैरह, लेकिन अब नहीं आते, ओनली MCQs, ठीक है। देखो ये पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है वो 3 सेक्शन में आता है,
सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी जो होता है ना, सेक्शन सी वो होता है ओनली फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखना एग्जाम में। तो ये अटेम्प्ट आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, ये ओनली पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होता है। सेक्शन सी वाला अटेम्प्ट नहीं करना है। सेक्शन बी होता है ओनली फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेक्शन ए होता है तुम्हारे पास में, सेक्शन ए होता है फॉर बोथ पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो यहां पे आप आ रहे हो ना, तो ये भी आपको मतलब ये भी अटेम्प्ट करना है, ये भी अटेम्प्ट करना है। किसको? इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को, जो कि आप लोग फिल करेंगे। ठीक है ना, एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। तो ये आपको ए और बी करना है, सी नहीं करना है, भूल के भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सेक्शन ए जो कि दोनों के लिए कंबाइन होता है, इसमें क्या होता है भाई? सेक्शन ए में क्या होता है? टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 3 नंबर का होता है। टोटल कितने हो गए? 75। ठीक है, और ये तो सबको पता ही होगा सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे इसमें, एमसीक्यूज वाले लिख चुका हूं पहले मैं, ओनली एमसीक्यूज आते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। सेक्शन बी जो होगा ये 1 से 25 हो गए, सेक्शन बी में होते हैं 26 से 40। कहने का मतलब टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का होता है। तो टोटल कितने हो गए तुम्हारे पास में? 75। टोटल आपके पास में हो गए 75। अच्छा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? इसमें तुम्हारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है, वही 1/3 यानी कि -1 की। और इसमें तुम्हारे पास में जो नेगेटिव मार्किंग है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल। नेगेटिव मार्किंग आपके पास एप्लीकेबल नहीं होती है। समझ में आ गया? तो टोटल क्वेश्चन पेपर कितने का हो गया? टोटल मार्क्स बताओ, 150। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? टोटल क्वेश्चंस 25 और 15 40, 40 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। देखो, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स का। एग्जाम कैसा होगा? सीबीडी टाइप होगा। ये लीजिए, टीआईएफआर का एग्जाम भी बहुत अच्छा एग्जाम होता है, जेस्ट लेवल का। पहले टीआईएफआर का और भी टफ आता था, अब लेवल लगभग जेस्ट और टीआईएफआर के लगभग इक्वल अपन बोल सकते हैं। और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप जो अपने डेली लाइफ है उनसे रिलेट करके भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और बिल्कुल फिजिकल मीनिंग पूछा जाता है हर एक क्वेश्चन का। तो बहुत अच्छा एग्जाम होता है। और इसके भी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत वो एडवांस्ड लेवल के होते हैं आईआईटी जैम से। ठीक है, तो हमारा फोकस आईआईटी जैम, जेस्ट एंड टीआईएफआर। इसके अलावा जो डीयू है, सीयूईटी है, वो सब तो अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना कि आईआईटी जैम का सिलेबस ये होता है, जेस्ट का सिलेबस ये होता है, टीआईएफआर का सिलेबस ये होता है, और इस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आप करोगे, है ना, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो ये चीज़ें दिमाग में रखना भाई कि हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं। हम तैयारी उस एग्ज़ाम की कर रहे हैं जो कि हमें आईआईटीज़ में पहुंचा सके, जो कि हमें एनआईटीज़ में पहुंचा सके, जो कि हमें आईआईएससी, जो कि ड्रीम होता है बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स का, एमएससी स्टूडेंट का कि पीएचडी यहाँ से करें। ठीक है, बीएससी स्टूडेंट का जो कि एमएससी या पीएचडी अपन यहाँ से करें। ठीक है, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप टीआईएफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आप ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ से आपको जो आइजर्स है वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, आइजर भोपाल, आइजर पुणे, यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये सब ऐसे इंडिया के अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं इन एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है,
तो प्रॉपर अपना एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए भाई, है ना। जब भी आप देखो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और खासकर ऐसे नेशनल वाइज एग्जाम की प्रिपरेशन करने हो, तो आपका बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। और वो शेड्यूल जो आप बनाओ ना, वो आप जो प्लान बनाओ, वो कभी भी ऐसा नहीं कि अपन ने 2 महीने 3 महीने के एक साथ बना लिया। बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे आपके होने चाहिए। जैसे 1 वीक का बना लिया तुमने, ठीक है, या फिर 15 डेज़ का बना लिया कि भाई हाँ, इस 15 डेज़ में चलो हमारा सिलेबस यहाँ तक हो चुका है, इन 15 डेज़ में हम इसको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि IIT जैम होता क्या है, जेस्ट होता क्या है, TFR होता क्या है। तो ये चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि आगे अभी आपको पता नहीं लगेगा, आगे आप फ्यूचर में यही प्रॉब्लम में रहोगे कि करना क्या है हमें, ठीक है। हमने BSc तो कर लिया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, MSc करना चाहिए या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आगे स्टूडेंट्स को, जिनको ये पता नहीं है, ठीक है। तो अभी से थोड़े जग जाओ अच्छे से और इनकी प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। और जब तैयारी करो ना, तो ऐसी करो कि बीच में रुकना नहीं है, ठीक है। बीच में बहुत सारे आपको ख्याल आ सकते हैं कि अरे यार छोड़ो ये सब, है ना, आप लोग कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है। देखो ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपने प्रिपेयर किया फॉर एग्जांपल, मान लो आपको IITs वगैरह मिल गई, लेकिन सबको मतलब किससे होता है, जॉब से होता है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगे, ठीक है। जबकि जो कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें स्टार्टिंग में अगर आप लग जाते हैं तो खुशी मिलती है, लेकिन बाद में क्या होगा, काश अपन IIT जैम की तैयारी कर लेते, जेस्ट की तैयारी कर लेते, TFR की तैयारी कर लेते, ठीक है। और इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि हम तो जब BSc फाइनल में आएंगे जब तैयारी करेंगे, टाइम ही नहीं होता। समझ में आ रहा है भाई। तुम खुद सोचो कि अब जैसे ये एग्जाम कौन दे सकते हैं, ये एग्जाम्स मतलब सबसे जल्दी आप कब दे सकते हो, जब आप BSc फाइनल में हो। समझ में आ रहे हो, BSc फाइनल आपका हो, मतलब जिसका मैं बोलूँ 6 सेमेस्टर होता है, तब आप एग्जाम दे सकते हो। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि जब 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो सही नहीं है। आप 6 महीने खराब क्यों करो अपने, ठीक है, क्योंकि BSc तो आपका हो जाएगा भाई। BSc में किसी का 80% बन रहा है, तो मान लो अगर हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, मान लो, मैंने बोला है मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका 70 बन गया, तो ये मायने नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग BSc अगर आप IIT जैम के, जेस्ट के, TFR के इनके एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखो भाई, आपका BSc। और ये मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, जैसे IIT जैम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेस्ट का कर रहे हो, TFR का कर रहे हो, परसेंटेज कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। आप खुद चेक करके देख लीजिएगा, परसेंटेज आपका इंक्रीज ही होगा। जो हम आपको यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं ना, जैसे ऑप्टिक्स वेव ऑसिलेशन पढ़ाएंगे जो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा पार्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ाएंगे जो आपके सेकंड ईयर में पूरा पार्ट होगा, ठीक है। सेमेस्टर वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ईयरली वाइज की बात कर रहा हूँ। आप उसको सेमेस्टर वाइज कनेक्ट कर सकते हैं। जो क्वांटम पढ़ोगे, सॉलिड पढ़ोगे, न्यूक्लियर पढ़ोगे, तो आपका फाइनल ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो BSc तो आपको पूरा समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो BSc का भी होगा, और कुछ उसका एडवांस पार्ट जो कि MSc में आता है वो भी होगा आपका, ठीक है। तो आज फ्यूचर में अगर आप नेट का तैयारी करते हैं, BRC का तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल क्या तो करो मत, और करो तो फिर अच्छे से लग जाओ, ठीक है। ऑनलाइन आपको ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन कीजिएगा। अगर आप जयपुर आके या जयपुर के आसपास के हैं, अगर आप ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन कर लीजिएगा, बेटर रहेगा ऑफलाइन करें अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो कोशिश करो डेली लाइव क्लास लेने की। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड तो आ ही जाता है इवनिंग में तो रिकॉर्डेड देख लेंगे, नहीं, वो तो ठीक है आप देख लोगे, लेकिन लाइव क्लास लेने की कोशिश करो, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपका एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा कि यस हमें, जैसे फॉर एग्जांपल 3 बजे क्लास है तो 3 से 5, 5:30 जो भी आपकी क्लासेस होती है, हमें पर्टिकुलर वो क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल में चलेगा। अगर आप रिकॉर्डेड देखने लग जाओगे तो चलो आज रहने देते हैं, 2 दिन बाद में एक साथ 2 क्लासेस देख लेंगे, 3 क्लासेस देख लेंगे, तो वो शेड्यूल नहीं होता है एक, ठीक है। और जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स के बिना तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, मान के चलो। शॉर्ट नोट्स साथ में बनाओगे तो बहुत सारी चीजें आपकी साथ साथ में क्लियर होती जाएगी। कम से कम एग्जाम तक आप एक सब्जेक्ट का 10 बार रिवीजन में करवा दूंगा आपको, कम से कम 10 बार। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, आज तुम्हारा 21 मार्च हुआ है ना, आज अपने बैच स्टार्ट कर रहे हैं और कल से तुम्हारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स से मान के चलो जैसे 1 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अप्रैल में कंप्लीट, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फॉर एग्जांपल मैं TFR के एग्जाम तक भी मानूं तो आपके पास भी 7-8 महीने बचेंगे,
7-8 महीने में तो आप आराम से 10 बार रिवीजन कर सकते हो, वो तो मैं खुद ही रिवीजन करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, साथ में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा मुझे पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनको कितना रिवीजन कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितनी बार उनको बार बार रिवाइज कर रहे हो, है ना। आपको लर्निंग कितना है, होना क्या चाहिए। जैसे मान लो आज क्लास हो गई, अगर आप कल क्लास में आ रहे हो तो मैं आज से पहले का जो भी पढ़ा है या आज का जो भी पढ़ा है वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा दिया भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसा ऐसा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा होता है, तो मैं तुमसे पूछूं बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसा नहीं सोचने लग गए, ऐसा नहीं सर 1 महीने पहले पढ़ा था या 1 महीने पहले पढ़ी थी अब भूल गए, ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको अगर एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करने हैं तो आपको साथ की साथ में वो चीज़ें याद करनी होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया आपका कि शनिवार को तुम्हारा हर शनिवार को टेस्ट होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कभी मैंने बोल दिया आ जाओ भाई आज क्लास है तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स का या सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, उससे पहले तुम ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे दो, तो ऐसा नहीं सर आपने बताया ही नहीं। मैंने बोला हर वक्त हमेशा प्रिपरेशन रखो अपनी, ऐसा करोगे तो कहीं नहीं रुकोगे आप आगे, ठीक है। अब चलो इसके बाद कट ऑफ की बात कर लेता हूँ मैं, IIT जैम की थोड़ा सा मैं आपको खुश कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। IIT जैम का जो कट ऑफ है, कट ऑफ, ठीक है, अभी 2023 का रिजल्ट आने वाला है तो आपको पता लग जाएगा। बाकी इसका जो जनरली जो कट ऑफ होता है जनरल का, ठीक है, वो आपका ये मान के चलिए 19 टू या 18 मैं बोल दूं, या एक काम करता हूं मैं इसको बोल देता हूं 19 टू 26। बस तुम खुद सोचो 100 नंबर में से हमें पास होने के लिए BSc में कितने नंबर चाहिए। हाँ, कम से कम हमें 33% तो चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए 33 नंबर। उसमें तुम BSc में पास होगे, जबकि IIT जैम में 20, 22, 25, 26 नंबर में तुम पास हो जाओगे। तो आसान ये है या ये है, यही हुआ ना IIT जैम, ठीक है ना। तो पहली चीज कट ऑफ जनरल का ये होता है ना। अगर मैं OBC की बात करूं तो आप ये मान के चलिए OBC का 15 से 25 नंबर का कट ऑफ होता है, ठीक है। 15 भी गया हुआ है, 20 भी गया हुआ है, 18 भी गया हुआ है, 22 भी गया हुआ है, 24 भी गया हुआ है, तो ये तुम्हारा जनरली कट ऑफ होता है, ठीक है। और अगर मैं SC ST वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका कट ऑफ और भी कम जाता है भाई। SC ST वाले की बात करूं तो इनका कट ऑफ जो है और भी कम जाता है, PWD का इनका जाता है लगभग 10 से 15 नंबर, ठीक है। तुम सोचो 100 नंबर में से इतने नंबर, अगर आप भाई एक सब्जेक्ट में पढ़ जाओगे ना अच्छे से तो आप कट ऑफ तो क्वालिफाई कर जाओगे एक सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो क्या हम फॉर एग्जांपल मान लो अब मेरे से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर जैसे मैं जनरल में हूँ और मान लो कट ऑफ तुम्हारा 26 गया है और मेरे नंबर 27 आ जाते हैं, तो क्या मुझे IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, कोई भी IIT मिल जाएगी? मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, है ना। आपको IIT नहीं मिलेगी। हाँ, इसके थ्रू आप किसी NITs वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको IIT नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको IIT में पहुंचना है, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास, ठीक है, IIT इंदौर, इन सब में पहुंचना है तो आपको कम से कम 50+ मार्क्स लेने होंगे, 50+ मार्क्स। और ये 50+ मार्क्स लाना आसान है या टफ है? ईजी है। ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स, ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं, है ना। अब रूल क्या है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अपना एक रूल रहेगा, अगर आप उस रूल के तहत चलेंगे, प्रॉपर वे में चलेंगे, है ना, कंटिन्यूटी रखेंगे, कंटिन्यूटी तोड़ेंगे नहीं, और जो मैं बोलूंगा वैसे करते जाओगे तो इतने नंबर लाना आसान है। ऐसा नहीं है कि मॉडरेट है या टफ है, आसान है इतने नंबर लाना, ठीक है। तो अगर आप इतना नंबर लेके आओगे तो आपको IIT मिल जाएगा। अगर इससे कम नंबर आएंगे तो आपको IIT में एडमिशन होने के चांसेस ना के बराबर है। इजी पेपर आता है तो आप ये मान के चलिए 45+ नंबर चाहिए आपको। अगर इजी पेपर आता है तो 55+ नंबर चाहिए। अगर टफ पेपर आता है तो 45+ नंबर चाहिए IITs में एडमिशन के लिए। समझ में आ रहा है? तो सीधी सी बात है, जब टफ पेपर होगा तो कट ऑफ डाउन चला जाएगा, जब इजी पेपर होगा तो कट ऑफ अप चला जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि हमने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, हाँ भाई हमारा IIT जैम का एग्जाम क्वालिफाई हो गया और अब तो IIT में एडमिशन हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए आपको अच्छे नंबर भी लाने होते हैं भाई, ठीक है ना, वो चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ध्यान रखना, ये IIT जैम का कट ऑफ होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, है ना।
अच्छा, ये मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ, या फिर ध्यान रखना कि आपकी क्लासेज जो है 5 डेज क्लासेज होंगी, ठीक है, 5 डेज क्लासेज होंगी वीक में, और लगभग अभी स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारा लगभग 2 आवर्स का क्लास होगा, लगभग 2 घंटे का क्लास होगा स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। बाद में ये इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा, और 5 डे क्लासेस होगा। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा एंड संडे का आपका पूरी तरह से ऑफ रहेगा, ठीक है। ये संडे का ऑफ आपके लिए रेस्ट के लिए नहीं है, संडे का ऑफ इसलिए दे रहे हैं, ये सैटरडे का ऑफ ही सैटरडे भी मानो टेस्ट है ओनली आपका, वो इसलिए दे रहे हैं जिससे आप जो पढ़ चुके हो 5 दिन के अंदर उनको अच्छे से रिवाइज कर सको। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ओनली पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है, चीज़ों को याद रखना भी बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये इसलिए ही तुम्हारा ऑफ दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता देता हूं भाई, है ना। अच्छा, आपको ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को हम सिलेबस आज इवनिंग तक या कल तक सेंड कर देंगे, और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को कल उनको सिलेबस मिल जाएगा भाई, ठीक है, कल उनको सिलेबस मिल जाएगा। देखो, अब मैं मेनली बात करता हूं एक बार आईआईटी जैम का, आईआईटी जैम का बात करता हूं। तो इसका सिलेबस तुम्हारे पास, अच्छा, हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बुक भी बताऊंगा, और 2 से 3 बुक बताऊंगा, ठीक है। अगर आप ला सकते हो तो एक बुक ले आना, पढ़ना नहीं है उसको, लेकिन एक बुक आपके पास होनी चाहिए बस। पढ़ना आपको ओनली नोट्स है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सिलेबस में देखो आपके पास में, जैसे आईआईटी जैम की बात करूं, टोटल 7 पेपर होंगे, ठीक है। जैसे पहला पेपर हो गया आपका मैथमेटिकल मैथमेटिकल अच्छे से पढ़ोगे, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे यहां से, ठीक है ना, जो कि आपका लगभग 15 नंबर का आता है, 15 से 20 नंबर का आता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। मेनली अपन यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे। एमएससी में आते हो तो जो क्वेश्चंस न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सोल्व होते हैं वही आप लाग्रांजियन हैमिल्टोनियन से सोल्व करते हो, ठीक है ना। थर्ड अपन लिखेंगे, इसमें पढ़ेंगे ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। थर्ड नंबर है आपके पास में ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। फोर्थ नंबर इसके अंदर है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिफ्थ नंबर आपके पास में इसमें है काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सिक्स्थ नंबर इसके अंदर है अपना मॉडर्न फिजिक्स, और लास्ट 7 नंबर इसके अंदर है अपना सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 7 पेपर अपन जो है आईआईटी जैम में पढ़ने वाले हैं। पेपर का वैसे 7 नाम है, वैसे अपन 10 से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे कम से कम, ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, मैथमेटिकल तो ठीक है, मैथमेटिकल ही पढ़ने वाले हैं इसके अंदर अपन। यहाँ पे देखो आपका मैकेनिक्स भी, यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ेंगे अपन जनरली, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका ऑसिलेशन एंड वेव भी कवर हो रहा है, और साथ में ऑप्टिक्स भी कवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ईएमटी पूरा कवर हो रहा होगा, ईएमटी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स पूरा कवर होगा। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स, नाम इसका मॉडर्न फिजिक्स है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, एटॉमिक आएगा, और साथ में न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एंड साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया। तो सब्जेक्ट देख लो तुम्हारे पास 1, 2 और 3, 5, 1 6, 1 7, 2 1 10 सब्जेक्ट्स हो गए कम से कम, समझ में आ रहा है। 10 भी 11 सब्जेक्ट्स हो गए आपके। तो ये 11 सब्जेक्ट्स हमें पूरे पढ़ने हैं,
ठीक है। इतना अच्छे से पढ़ेंगे आप इनका फिजिकल मीनिंग भी जानोगे, क्वेश्चंस भी करोगे, थ्योरी भी आपको समझ में आएगी, वो सारी चीज़ें आपकी चलेगी, ठीक है। और इसमें से ये मान के चलो, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिकल हुआ, और ये ऐसा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल, स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप पूरे नंबर यहां से ले सकते हो, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में पूरे नंबर आप यहां से ले सकते हो, सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पूरे नंबर यहां से ले सकते हो। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, यहां पे आपके नंबर कट नहीं सकते, कटने चाहिए भी नहीं आपके नंबर्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, पूरे नंबर आप यहां से ले सकते हो, है ना। इसमें थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट आ जाता है पूरा, जिसमें आप फर्मी डिराक, बॉस-आइंस्टीन ये सब पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपका मेनली सब्जेक्ट्स है जो अपन कवर करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले जो आप स्टार्ट करेंगे अपन, वो कल से अपना स्टार्ट होगा, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में भी सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करेंगे भाई, मॉडर्न फिजिक्स में भी अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, ये अपन स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। पढ़ के आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए, अब हो सकता है इसमें से बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर के हो, फर्स्ट ईयर के हो, जिनके क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ पे आएगी, बीएससी फाइनल के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमने तो सर पढ़ी नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पढ़ाया जाएगा हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, बस क्लास में बिल्कुल साथ साथ चलना मेरे। ऐसा नहीं है कि आज का क्लास छोड़ दिया और कल आप क्लास ले रहे हो तो बोले कि सर हमें समझ में नहीं आएगा, तो नहीं, भी वो समझ में आएगा भी नहीं। अगर आप क्लासेस, पहले वाली क्लासेस पूरी नहीं देखोगे तो आगे क्लास आपको समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो आज अपन एक बार के लिए मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं, और कौन सा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस वैसे मैं आपको कल पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, आज अपन वैसे इसका सिलेबस लिख लेते हैं। लिख लो आप भी, मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले इसका टॉपिक आता है, एसटीआर के टॉपिक्स आते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स एंड गैलीलियन इनवेरिएंस, है ना। मैं ओनली चलो लिख लो, इसका सिलेबस लिख लो, इनर्शियल फ्रेम्स एंड गैलीलियन इनवेरिएंस, गैलीलियन इनवेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशियल रिलेटिविटी, पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है तुम्हारे पास में, कि फॉर एग्जांपल जो मूविंग रोड होती है ना, वो आपको छोटी दिखाई देती है, दैट इज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। ये सब अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर टाइम डायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ठीक है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। तो यहां तक तो तुम ये मान के चलो तुम्हारा पूरा एसटीआर वाला पार्ट है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा आ रहा है इसके अंदर दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी में इसको लिख देता हूं बीबी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद में तुम्हारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद में तुम्हारा है दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा है एक्सरे
एक्सरे, नेक्स्ट वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। बहुत सारे ट्रिक्स अपन यहाँ पे देखेंगे जो डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करेंगी। श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे उसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपके पास क्या होते हैं, न्यूटन्स इक्वेशंस होती है, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में वेव्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। इसी से अपन सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस के अंदर क्या लिखा, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर 1D 2D एंड 3 डायमेंशन बॉक्स। सॉल्यूशन फॉर, ऐसे लिख लो, सॉल्यूशन फॉर 1D 2D एंड 3 डायमेंशन बॉक्स, 1D 2D एंड 3 डायमेंशन बॉक्स, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल, ऐसे लिख लो आप, तो 1 डायमेंशनल HO हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ए स्टेप पोटेंशियल, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन एट स्टेप पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट स्टेप पोटेंशियल, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ये सब आ गए एटॉमिक के टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये अगेन न्यूक्लियर के टॉपिक आ गए। मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी एंड एप्लीकेशन, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, ये न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक है भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास टोटल सिलेबस है आपका मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन थ्योरी नहीं दे रखा है, इसके अंदर तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम नहीं दे रखा है, अलग से मेंशन नहीं कर रखा है, इसमें तुम्हारा ऑपरेटर का टॉपिक अलग से मेंशन नहीं कर रखा है। उनके बिना हम आगे टॉपिक्स पढ़ ही नहीं सकते क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो वो टॉपिक्स भी अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं भाई, है ना। वो सारे टॉपिक्स भी अपन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से, आराम से। ये आप नोट कीजिएगा भाई, है ना। हाँ भाई, हो गया नोट, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें सबसे पहले अपन क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्वांटम मैकेनिक्स में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ऐसा नहीं है ना। अपन जो नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल जो स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स किसका टॉपिक है भाई, मॉडर्न फिजिक्स का। तो सबसे पहले अपन मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो कि सभी सब्जेक्ट्स में काम में आने वाली है, चाहे वो EMT हो, चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे वो तुम्हारे पास में सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर सब्जेक्ट्स में काम में आने वाला है। दैट इज ग्राफ थ्योरी।
आप चाहे बीएससी करो, चाहे एमएससी करो, चाहे पीएचडी करो, हर जगह ये काम में आएगा। इसके बिना तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्राफ्स हैं, अगर ग्राफ्स नहीं आते हैं तो आप सोल्व ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग आपका ये मान के चलिए 2 से 3 दिन, 2 to 3 डेज आपका ग्राफ थ्योरी चलेगा। इसके बाद में आपका एक सिंगल ग्राफ ऐसा नहीं बचेगा जो कि आप बना नहीं सकते हो। बस 2 से 3 दिन आपको मुझे देना होगा कि 2 से 3 दिन अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो आप हर तरह के ग्राफ्स बना सकते हैं, है ना। आपको कोई बोल दे कि y बराबर x का ग्राफ, y बराबर x4 का ग्राफ, y बराबर x7 का ग्राफ, है ना। आपको कोई बोल दे y बराबर e की पावर x का ग्राफ, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ। आपको कोई बोल दे y बराबर x ई टू दी पावर माइनस x का ग्राफ। आपको कोई बोल दे y इज इक्वल टू x साइन x का ग्राफ। आपको कोई बोल दे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बनाओगे, ये जितने भी ग्राफ्स हैं, हर ग्राफ्स, वो भी सबसे बड़ी बात 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगी बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो जेस्ट हो, बार्क हो, टीएफआर हो, जैम हो, जेस्ट हो, कुछ भी हो। सबसे पहले मैं कोशिश ये रहती है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है तो मैं यही टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जिससे आपका जो एक हर सब्जेक्ट का बेसिक पार्ट जो है ना, वो आपका क्लियर हो जाए। फिर बाद में जब मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे मैं आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा रहा हूं, है ना, ये मान लो क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैं बोलूं कि तुम्हारे पास में जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो आपके पास होता है m ओमेगा बाई पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 ई टू दी पावर माइनस m ओमेगा बाई 2h क्रॉस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो वहां पे मैं ये चीज बताऊंगा ही नहीं आपको, क्यों? क्योंकि इनके ग्राफ्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इसका ग्राफ सीधी सी बात है, साइन नॉट एक्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं गाउसियन टाइप का वेव फंक्शन, और इसका ग्राफ सिंपल अपन क्या बना देंगे, कुछ इस तरह से बना देंगे। वो मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, ये ग्राफ्स में बताऊंगा आपको कैसे बनेगा। तो कुछ ग्राफ्स, कुछ स्पेशल फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका नेचर आपको डायरेक्टली याद करना होता है। समझाऊंगा पहले कैसे बनता है, उसके बाद में उनका नेचर याद करना होता है। जैसे y बराबर x का ग्राफ, तो y बराबर x का ग्राफ बनाना बताऊंगा कैसे बनता है, और आपको याद भी करना है कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ आपको बनाना बताऊंगा कैसे बनता है, फिर आपको याद भी करना है कि इसका ग्राफ तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज आपको करना क्या है, आज आपको ये करना है कि एक तो जो भी मैंने चीजें बताई, ठीक है, उसको माइंड में बिठा लो बिल्कुल कि हमको इसी तरह से ही प्रिपरेशन करना है। हमारा बीएससी चल रहा है, चलने दो, ठीक है। बीएससी में तुम्हारा 2-4-5% कम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीएससी के साथ अगर आप ये एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है ना। तो आज हमको जो शेड्यूल मैंने बताया उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग करना है। आप एक प्लान बना लीजिएगा कि इस तरह से हमें जो है काम करना है। बाकी ड्यूरिंग क्लासेस वो मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। दूसरा, एग्जाम पैटर्न माइंड में बिठा लो। कोई तुमसे पूछ ले भाई आईआईटी जैम का एग्जाम पैटर्न क्या है, ये 100 क्वेश्चंस आते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, ABC सेक्शंस होते हैं, कैसे नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने घंटे का टाइम होता है, सब कुछ जैम, जेस्ट, टीएफआर, फोकस तीनों के ऊपर होना चाहिए, और तीनों के एग्जाम पैटर्न तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कल अपन जैसे मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका सिलेबस क्या होता है वो थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, हम ये, क्योंकि देखो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अगर आपके पास पहले से दिमाग में रहेगा कि हमें आज ये पढ़ना है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन आपके सस्पेंस बना रहेगा, आगे पता नहीं कब तक सर मॉडर्न फिजिक्स चलाते रहेंगे, चली रही है, कब तक खत्म होगी, तो फिर मजा नहीं आएगा उसका। तुम्हें पहले से एक टारगेट क्लियर है कि यस मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास थी। आई थिंक जहां तक मुझे लगता है क्या करने वाले हैं अपन पूरे साल, वो आपको समझ में आ गया होगा। और क्या जैम का, जेस्ट का, टीएफआर का क्यों पढ़ रहे हैं अपन, कहाँ एडमिशन मिलता है, क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपनी क्लासेस किस तरह से चलने वाली है कि 5 डेज वीक चलेगा अपना क्लासेस, शनिवार को टेस्ट होगा, संडे का ऑफ रहेगा, ठीक है। जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रहेगा वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो फिर भी और भी किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, है ना। इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल भी आप कर सकते हैं,
ठीक है। कोई भी न्यू स्टूडेंट आपके जो फ्रेंड्स हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, ठीक है, या कोई जानकारी में है, तो उनको बताइएगा एक बार कि एक्सप्लोर फिजिक्स पे, जो कि पहले जहाँ पे IIT नेट का, गेट का, जेस्ट का, बार का, TFR का, असिस्टेंट प्रोफेसर का इनका बैच चलता था, वहाँ पे अब IIT JAM का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, IIT JAM का बैच, ठीक है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल, जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलाएंगे, ठीक है भाई। तो फीस का सब कुछ पता ही होगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हमने फीस बिल्कुल मिनिमम रखी है 16,500, 16,500। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने फीस रखी है 21,500, जो कि बाद में इसका फीस 30,000 होता है ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमने 21,500 ही रख रखा है, ठीक है। तो कुछ ऑफर में है, जिनको एडमिशन लेना है वो ले लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, नहीं बाद में फीस इंक्रीमेंट होगा, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।